गेहूं के जो रोली रोग है वो बेसिडोमाइकोटिना के अंदर आने वाली एक फंजाई पक्सिनिया के कारण फैलता है तथा एक अंदाज के हिसाब से मेहता 1942 ने बताया कि लगभग 60 मिलियन रुपीज़ का नुकसान जो है इस रोग के कारण होता है। और इसी प्रकार जबकि प्रसाद थे उन्होंने कहा कि 1 मिलियन टन ऑफ वीट का नुकसान जो है 1958-59 में इस रोग के कारण हुआ। अगर इस रोग को देखें तो इस रोग के 3 रूप मुख्यतया दिखाई देते हैं। पहला स्टेम रस्ट ऑफ वीट कहते हैं या ब्लैक रस्ट ऑफ वीट भी कहते हैं उसको। ये पक्सिनिया ग्रामिनेस स्टेटसाई के द्वारा होता है। जबकि दूसरा है जिसको हम येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। इसमें जो पत्ते का पर्ण फलक है उसके ऊपर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पक्सिनिया ग्रामिनेस के पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है। जबकि तीसरा लीफ ब्राउन और ऑरेंज रस्ट जो कहते हैं वो पक्सिनिया रेकॉन्डिटा के कारण फैलता है। तो पक्सिनिया ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रामिनेस के कारण, येलो रस्ट पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण और ब्राउन रस्ट पक्सिनिया रेकॉन्डिटा के कारण फैलता है। अगर हम इनका टैक्सोनॉमिक प्लेस देखें तो ये सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसेट्स, ऑर्डर यूरोडेनल्स और फैमिली पक्सिनियेसी में आते हैं। यदि इन तीनों रस्ट के लक्षणों का हम अध्ययन करें तो इनको विभिन्न भाग बांटते हैं। जैसे पहले लक्षण हो गया, दूसरा ग्रुप हम में लीफ रस्ट, तीसरा स्टेम रस्ट और चौथा स्ट्राइप रस्ट। तो पहला है कि रोग कारक। तो काउजल ऑर्गेनिज्म है तो लीफ रस्ट का है पक्सिनिया रेकॉन्डिटा, स्टेम रस्ट का है पक्सिनिया ग्रामिनेस स्टेटसाई, स्ट्राइप रस्ट का है पक्सिनिया स्ट्रीमिफॉर्मिस। अगर पस्टूल्स कहाँ बनते हैं उसकी लोकेशन का देखें तो लीफ रस्ट के केस में लीफ ब्लैड पर मेनली जो है पस्टूल्स बनते हैं। जबकि स्टेम रस्ट है उसमें स्टेम पर और लीफ के सीथ पर जो है पस्टूल्स बनते हैं। जबकि स्ट्राइप रस्ट है उसमें लीव्स पर और लीव्स के हेड पर जो है पस्टूल्स बनते हैं। अगर हम पस्टूल्स के कलर की बात करें तो पस्टूल्स के जो लीफ रस्ट है उस पर ऑरेंज कलर के या लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं। जबकि स्टेम रस्ट के अंदर डार्क रेड, चेस्टनट ब्राउन या ब्लैक कलर के पस्टूल्स बनते हैं। जबकि स्ट्राइप रस्ट में येलो कलर के पस्टूल्स बनते हैं। अगर पस्टूल्स अरेंजमेंट अगर हम देखें तो लीफ रस्ट में जनरली एक एक पस्टूल बिखरा हुआ पाया जाता है, सिंगल होता है। स्टेम रस्ट में भी एक एक पस्टूल बिखरा हुआ पाया जाता है, सिंगल होता है। जबकि स्ट्राइप रस्ट के अंदर कई सारे पस्टूल्स आपस में मिलकर एक स्ट्राइप बना देते हैं। तो समूह एक दूसरे से एडजॉइंट पाए जाते हैं। टेम्परेचर रेंज ऑफ इन्फेक्शन की देखें तो लीफ रस्ट का फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि स्टेम रस्ट 24 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर अच्छा इन्फेक्शन देता है। जबकि स्ट्राइप रस्ट है वो 9 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के बीच अच्छा डिजीज डेवलपमेंट दिखाता है। इसी तरह से अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो स्टेम रस्ट ऑफ वीट है, इसमें जो है जब क्रॉप की लेट स्टेज के ऊपर जो है इसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनमें एक तरह से उभरे हुए इरम्पेंट, इलांगेटेड, लंबाकार भूरे रंग के ब्राउन पस्टूल्स जो है लीफ स्टॉक पे या लीफ सीथ पर और लीव्स पर दिखाई देते हैं। इसके जो है पस्टूल्स में मेनली यूरेडिया डेवलप होते हैं जिनका कि जो आकार है जो 1/4 ऑफ द इंच के आकार का होता है। और ये एक दूसरे से ज़्यादा इन्फेक्शन गहरा होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है तो आपस में मिलके कॉलेक्स भी कर जाते हैं। यूरेडिया जब बस्ट होते हैं इनके एपिडर्मिस फटती है तो इससे भूरे रंग का पाउडर नुमा संरचना निकलती है जो कि यूरोस्पोर्स
का होता है। और इन जब मेच्योरिटी पे आते हैं या रिवर्स कंडीशन आती है तो ये यूरेडिया टीलिया के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, और जो टीलिया हैं वो गहरे भूरे या ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। इसी तरह से दूसरा येलो या स्ट्राइप रस्ट को हम देखें तो ये हल्का सा जो है ब्लैक स्टेम रस्ट बीज से पहले इसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं, और मेनली ये पत्तियों के ऊपर ही या लीफ सीड के ऊपर ही इसके पस्टूल्स बनते हैं, तने पे कम दिखाई देते हैं। और पत्तियों में अगर देखें तो पत्तियों के अंदर हल्के हल्के हरे रंग के फेडेड जो है स्टिक्स दिखाई देती हैं, जो वैंस जो होती हैं, रोज हैं, उनके अंदर दिखाई देती हैं, और ये आपस में मिल के इस तरह से दूर से दिखता है जैसे कि एक पट्टी बन गई हो। अगर इन रो को हम बारीकी से देखें तो इन रो के अंदर छोटे छोटे गोलाकार या अंडाकार लेमन से पस्टूल्स होते हैं जो लाइन से अरेंज रहते हैं, और ये जब मेच्योर, अगर इनकी सरफेस जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनकी सरफेस पे हाथ लगा जाए तो सरफेस थोड़ी सी खुरदरी सी महसूस होती है। इसी तरह से अगर ब्राउन रस्ट को देखें तो ब्राउन रस्ट के अंदर जो पस्टूल्स बनते हैं वो पस्टूल्स या धब्बे यूरेडिया या टीलिया बनने की वजह से एक जगह 5, 6, 7 के ग्रुप में बनते हैं, और जो कि हल्के भूरे या ऑरेंज कलर के होते हैं और इरेगुलरली बिखरे हुए देते हैं। ज़्यादातर ये लीफ ब्लेड या लीफ सीड के ऊपर दिखाई देते हैं, तने पर नहीं दिखाई देते हैं। अगर लाइफ साइकिल ऑफ पैक्सिना ग्रामिनेस्टेटिस देखें तो इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जैसे स्टेज 0 इसमें पिकनिया बनते हैं और जिसमें कि स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइपी पाए जाते हैं। स्टेज 1 इसमें एशियम बनते हैं, जो एशियम पे एशियोस्पोर बनते हैं। स्टेज 2 जिसमें यूरेडियम बनता है, इसमें यूरोडोस्पोर्स बनते हैं, यूरोडोस्पोर्स 2n नंबर होता है। इसी तरह से स्टेज 3 इसमें टीलियम या टीलोस्पोर्स टीलियम बनते हैं, जिसमें टीलोस्पोर्स बनते हैं जो कि 2n होते हैं। और इसी तरह से जो स्टेज 4 जो है उसमें बेसिडियम बनते हैं जो टीलोस्पोर के जर्मिनेशन से बनते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। अगर हम देखें तो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट एक हेट्रोसिस रस्ट है। इसका मतलब है कि इसको सब लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो है 2 प्रकार के होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है बार्बरेज और दूसरा है वीट। तो बार्बरेज पे हम देखें तो बेसिडोस्पोर्स लैंड ऑन बार्बरेज प्लांट्स, जर्मिनेट एंड पेनिट्रेट द एपिडर्मिस एंड ग्रो इंटरसेलुलरली। तो जो बेसिडोस्पोर है वो हवा की सहायता से या किसी भी सहायता से सरफेस पे पहुंच जाएगा, और वहां पहुंचकर वो जर्मिनेट करेगा और एपिडर्मिस को तोड़कर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर वृद्धि करेगा। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस ए माइसिलियल मैट डेवलप इनटू द स्पर्मोगोनियम एंड द स्पर्मोगोनियम इमर्ज आउट ऑफ द एपिडर्मिस विच बियर्स स्पर्मेटिया एंड रिसेप्टिव हाइपी। तो जो स्पर्मेगोनियम बनेंगे और वो स्पर्मेगोनियम माइसिलियम का समूह के ऊपर बनते हैं, मैट के ऊपर बनते हैं, और उनके अंदर रिसेप्टिव हाइपी और स्पर्मेटिया बनते हैं। तो स्पर्मेटिया को पिक्नोस्पोर्स भी कहा जाता है। तो जो स्पर्मेटिया मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेप्टिव हाइपी फीमेल को। द स्पर्मेटिया आर कैरिड टू द कंपेटेबल रिसेप्टिव हाइपी बाय द इंसेक्ट्स, रैंस एंड ड्यू। ये जो स्पर्मेटिया हैं, एक स्पर्मेगोनियम में बनने वाले स्पर्मेटिया एक ही चार्ज के, स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइपी एक ही चार्ज के होते हैं, अतः उनके अंदर क्या है कंपेटेबिलिटी नहीं होती। तो वो इंसेक्ट के द्वारा, रैन के द्वारा, ड्यू के द्वारा दूसरे स्पर्मोगोनियम के ऊपर उपस्थित रिसेप्टिव हाइपी में जाते हैं और वहाँ उनसे फ्यूजन होता है। ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन रिसेप्टिव हाइपी एंड स्पर्मेटिया, डाइक्रोटिक माइसिलियम इज प्रोड्यूस एंड विच ग्रो इंटरसेलुलरली एंड डेवलप इनटू एशियम कंटेनिंग द एशियोस्पोर। तो ये जो फर्टिलाइज होने के बाद जो रिसेप्टिव हाइपी है वो डाइक्रोटिक माइसिलियम बना देगा, और ये इंटरसेलुलर स्पेसिस में बढ़कर एशियम बनाता है लोअर सरफेस के ऊपर, जिसमें कि एशियोस्पोर्स बन जाते हैं। द एशियोस्पोर्स आर कैरिड बाय विंड टू नियर बाई वीट प्लांट्स ऑन विच दे जर्मिनेट। तो जो एशियोस्पोर बार्बरी की नीचे की सतह पे बन रहे हैं, वहाँ से ये विंड या और किसी साधन से वीट पौधे तक पहुँचते हैं। और ऑन वीट प्लांट अगर हम देखें
तो पौधे के ऊपर द जर्म ट्यूब्स जर्मिनेट द वीट स्टेम लीव्स एंड सीड थ्रू स्टोमेटा एंड द माइसीलिया ग्रो इंटरसेलुलरली। तो जो एशियोस्पोर है उसकी जर्म ट्यूब है वो स्टोमेटा के द्वारा इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर वीट के अंदर बढ़ती है और मेनी शॉर्ट हाइपी ईच बेयरिंग वन यूडोस्पोर्स ग्रो आउट ऑफ द होस्ट एपिडर्मिस। और ये जो एग्रीगेट होके एक एक त्वक तंतु के ऊपर यूरिया बनाती हैं और ये यूरिया कई यूरिया मिलके यूरिडियम बनाते हैं। ये यूडोस्पोर्स हवा में उड़कर जो है वीट पर फिर इन्फेक्शन देते हैं और नया यूरेडियम बनाते हैं और जब मेच्योरिटी पे आते हैं तो ये टीलिया बना देते हैं और जो टीलोस्पोर्स हैं वो टीलोस्पोर जर्मिनेट होने पर बेसिडोस्पोर बनाते हैं। इस प्रकार इनका जो है लाइफ साइकिल पूरा होता है। अगर एनुअल रेकरेंस की बात करें तो इंडिया के जो प्लेन्स हैं उनके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए यहाँ पे यूरिडिया के सर्वाइवल के चांसेस नहीं रहते हैं। तो एक अनुमान के हिसाब से ये माना जाता है कि जहाँ मेहता थे, मेहता ने ये कहा कि नेपाल्स के जो प्लेन्स हैं उनके अंदर जो सब्सिक्वेंट क्रॉपिंग की जाती है उसके कारण जो है वहाँ जो यूरिडियम फोल में रस्ट का इनोकुलम जिंदा रहता है वो प्लेन्स में आके इन्फेक्शन देता है। लेकिन बाद में जोशी ने 1986 में प्रूव किया कि ये इंडिया में जो प्लेन रस्ट फैलता है वो नेपाल के इनोकुलम से नहीं फैलता है बल्कि नीलगिरी और पुलनी हिल्स के अंदर जो इनोकुलम पाया जाता है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं उनके द्वारा ये रेन्स के साथ वाटर के साथ जो है प्लेन्स के अंदर पहुंचता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो किसी भी डिजीज़ की जैसे वैरायटी होती है वैसे कई फिजियोलॉजिकल रेसेस होते हैं। तो स्टैकमैन ने फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ रस्ट पर काम किया और उन्होंने 1926 में बताया कि फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन को इस प्रकार परिभाषित किया कि प्रेजेंस ऑफ एंटिटीज विद इन ए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज not readily distinguishable by the structure but differing from each other फिजियोलॉजिकली अलग होती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं वो रेजिस्टेंट वैरायटी किसी एक फिजियोलॉजिकल रेस के अगेंस्ट है और जब वो दूसरा फिजियोलॉजिकल रेस आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। अगर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रेसेस देखें तो पक्षिना ग्रामिनेस टेटिसाई जो पैथोजन है उसके रेसेस हैं 11, 14, 15, 17, 21, 24, 34, 40, 41, 42 और 72। इसी तरह पक्षिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के जो डिफरेंट रेसेस हैं वो हैं 13, 14, 19, 20, 24, 31, 38, 57। और इसी तरह से पक्षिनिया रेकॉन्डिटा के डिफरेंट रेसेस 10, 11, 12, 16, 17, 20, 26, 61, 63, 70 और 77 हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें तो हम निम्नलिखित प्रक्रियाएं करके इसको मैनेज कर सकते हैं। पहला है रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे सोनारा 64, लरमा राजो, सफ़ेद लरमा, S227, S307, HD 2278, WL 359, C306, HW 741 आदि। इरिडिकेशन एंड क्लीनिंग। इरिडिकेशन का मतलब होता है कि जो डिजीज पार्ट है उनको हटाना। हिल्स में से जो बारबरी लीव्स एंड बुशेस हैं और सेल्फ्स ऑन वीट क्रॉप्स हैं उनको हटा देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। मिक्स क्रॉपिंग ऐसा माना जाता है कि जो इनोकुलम को ससेप्टिबल अगर होस्ट ज़्यादा एरिया में अवेलेबल होगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा, तो इसके लिए इसको वीट और बार्ले जैसी फसलों की मिक्स क्रॉपिंग की जानी चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र है उससे क्योंकि पौधा डिजीज प्रॉन हो जाता है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को रेजिस्टेंस देने के साथ साथ उसमें पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी दिया जाना चाहिए। केमिकल स्प्रे टिल्ट एट द रेट ऑफ 0.1% का स्प्रे ब्राउन और येलो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार फोलियर स्पोर ऑफ इंडोफिल M45 एट द रेट ऑफ 0.2% 15 दिन के इंटरवल पर करते हैं तो उससे इस रोग को रोकने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।